गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है संक्रामक रोग, जिसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें जानी और आज हम लोग जानेंगे कि संक्रामक रोग की उत्पन्न विधि क्या होती है। अब कुछ रोग ऐसे जिनके लक्षण क्या होते हैं और किस बैक्टीरिया की वजह से, किस जीवाणु की वजह से, किस विषाणु की वजह से ये रोग होते हैं। ठीक है, तो वीडियो में भी हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से केयरफुली देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संक्रामक रोग तथा उत्पन्न अवधि। सभी संक्रामक रोग शरीर में रोगाणु के प्रवेश के परिणाम स्वरूप हुआ करते हैं, परंतु शरीर में रोगाणु के प्रवेश करते ही जो हमारा संबंधित रोग के लक्षण प्रकट नहीं होते। ऐसा है जैसे कि आज मेरे शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करा, तो ऐसे नहीं तुरंत ही मैं बीमार पड़ गई, है ना। तो वो जो है वास्तव में रोगाणु शरीर में प्रविष्टि होते ही अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जब एक रोगाणु जाता है वो हमारी बॉडी में और वो जाके हमारी सेल्स में चिपक जाता है, अब उस सेल्स के जरिए, उस रोगाणु के जरिए पूरा प्रोसेस जब होता है तो और रोगाणु हमारे शरीर में एक दो अन्य संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, और जब वे काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं तब हमारे शरीर पर जो है, हमारे स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इन रोगाणु की कुछ उत्पन्न अवधि होती है और कुछ समाप्ति काल होता है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से रोग हैं जो संक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं और उनकी कब आपकी उत्पन्न अवधि होती है। ठीक है, और ये कब तक रहते हैं, इनका असर कब तक रहता है। तो चलिए, सबसे पहला है आपका चेचक। सारे बच्चे जानते होंगे चेचक के बारे में, किसी न किसी को कभी ना कभी हुआ ही होता है। तो चेचक जो है, इसकी अवधि जो होती है वो 10 दिन से 12 दिन तक की होती है। छोटी माता चेचक का ही दूसरा रूप ले जाती है। बस अभी मैं आपको आगे आने वीडियो में बताऊंगी कि चेचक और छोटी माता में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका छोटी माता, इसका भी अवधि जो होती है 10 दिन से 12 दिन तक की होती है। दूसरी आपकी टाइफाइड होती है। टाइफाइड क्या है, ये 5 दिन से 20 दिन तक इसका जो है असर रहता है। हैजा कुछ घंटों से 4 दिन तक। आपका डिप्थीरिया 1 दिन से 18 दिन। कर्णफेर 10 दिन से 12 दिन। प्लेग 3 दिन से 10 दिन। और कुकर खांसी यानी कि काली खांसी, ठीक है, इसको 4 दिन से 14 दिन तक रहती है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कुछ संक्रामक रोग। अब इनमें संक्रामक रोग में आपके ये सारे रोग आते हैं। सबसे पहले बात आती है आपकी चेचक रोग की। देखिए, सबसे पहला आपका आया, मैं बताती हूँ आपको, कुकर खांसी। कुकर खांसी यानी कि काली खांसी, ये क्या होती है। तो ये देखिए, काली खांसी या कुकर खांसी जो होती है वो अधिकांशतः एक संक्रामक रोग होती है जो बचपन में बार बार होती है। जब आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को बार बार खांसी हो जाती है और एकदम सूखी खांसी होती है, कभी कभी बहुत सारा बलगम आ रहा होता है ना। तो इस रोग के कारण अधिकांश बच्चों को अत्यधिक कष्ट होता है, क्योंकि जब खांसते हैं तो एकदम उनका बहुत प्रेशर उनकी पसलियों पर पड़ता है। तो इस खांसी का समाप्ति काल क्या होता है, ये 4 दिन से 14 दिन तक का होता है। और इसके कुछ लक्षण होते हैं, आपके गले में दर्द होगा, ज्वर यानी कि आपको फीवर आएगा, बेचैनी होगी, आंखों से पानी आएगा, खांसते खांसते मुंह लाल हो जाएगा। आपने देखा होगा इतनी प्रेशर से खांसते हैं खौ खौ करके कि मुंह एकदम एकदम लाल लाल हो जाता है, आंखों से पानी निकलने लगता है। ठीक है, तो ये संक्रमण कैसे होता है कि रोगी से बातचीत करने के दौरान, रोगी के अगर खांसने या छींकने के दौरान जो रोगाणु होंगे वो इधर उधर फैल जाते हैं, और या फिर सांस द्वारा वायु में मिलकर ये हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं। अब देखिए, ये होते हैं आपके रोगाणु। ये आपको पिक्चर्स दिख रही है, तो ये आपके रोगाणु हैं। ये किस तरीके से होते हैं बच्चों, ये देखिए, इस तरीके के ये रोगाणु होते हैं ये, और ये हमारी बॉडी में जाकर, ये जो हमारे यहाँ पे सांस नली का पाइप है, मैं इसमें कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये हमारा इसका सांस नली का जो पाइप है, इसको जो है इफेक्ट करते हैं। तो ये रोगाणु जब हमारे यहाँ से जाकर और ये हमारे फेफड़ों में सब में जाके अपना जो है वही दावा बोल देते हैं, और जब एक से ज़्यादा अधिक मात्रा में ये हो जाते हैं तब हमें ये प्रॉब्लम आती है। और जब हम खांसते हैं तब इस पर हमारे फेफड़ों पे काफ़ी जो है असर पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारी कुकर खांसी होती है। ठीक, फिर आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका रोग डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है बच्चों, डिप्थीरिया जो होता है वो बच्चों में फैलने वाला एक संक्रामक रोग होता है। ये रोग भी वायु के माध्यम से ही होता है, और ये रोग मुख्य रूप से 2 वर्ष से 5 वर्ष के आयु वाले बच्चों को होता है। और इस रोग का कारण क्या होता है, एक जीवाणु होता है जो कि वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है। और ये भाई कौन सा होता है, इसका नाम भी देख लीजिए आप लोग, ये नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये है। ठीक है, ये आपको ये नाम आपको याद करना है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ओके, ये ठीक। फिर है डिप्थीरिया का रोग, सामान्य रूप से सर्दियों में
होता है। कब होता है? सर्दियों में होता है। और इस रोग का संप्राप्ति काल कितना होता है, यानी कि समाप्ति का काल 1 से लेकर 3 दिन तक इसका असर रहता है। 3 दिन के बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और ये रोग धीरे धीरे बढ़ता है। प्रारंभ में क्या होता है, इसके लक्षण गले में दर्द होता है और धीरे धीरे दर्द बढ़ता चला जाता है और गले में क्या होता है, अंदर की तरफ से घाव हो जाते हैं और इसके साथ ही बुखार आता है। रोगी को बोलने खाने पीने में कठिनाई होती है, यानी कि जब भी हम कोई चीज़ खाएंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, पेन होगा और उसको हमें खाने पीने में प्रॉब्लम होगी। डिप्थीरिया के कारण रोगी का जो श्वास मार्ग होता है, श्वास मार्ग यानी कि जो हमारी सांस लेने की जो नली होती है वो अवरुद्ध हो जाती है और उससे सांस लेने में कठिनाई होती है। और रोग की अंतिम अवस्था जब भी लास्ट स्टेज पे होता है तब ये गले में एक झिल्ली जैसा बन जाता है, जिससे हमें लगता है हमारे गले में कुछ हिलगा हिलगा सा है। हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो यहाँ पे हमारी हिलगी हिलगी सी लगती है। तो डिप्थीरिया के रोगी को ऐसी जगह पर आराम के लिए लिटाना चाहिए जहाँ पर वायु शुद्ध हो और उसे पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, ऑक्सीजन मिले। अब इस रोग के उपचार के लिए भाई क्या देना चाहिए, कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, ये देखिए इस इंजेक्शन को आप लोग नोट कर लेंगे कि कौन सा इंजेक्शन देना चाहिए, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये इंजेक्शन जो है बच्चों, ये मैंने दिया है, ब्लैक से लिखा हुआ है, इसको आप नोट कर लेंगे। डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन नामक इंजेक्शन लगवाना चाहिए, किससे, डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए। बच्चों को बचपन में बहुत सारे रोग से लगते हैं ना, ये देखिए ये बच्चों को इस तरीके का रोग होता है, यहाँ पर बच्चों के गले में जो है इसके इस तरीके से स्वेलिंग आ जाती है और इस तरीके से पेन होता है, ठीक है, ये डिप्थीरिया का है। अब डिप्थीरिया के कुछ साधारण जो है लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहला आपका गले में सूजन, ठंड लगना, सांस लेने में कठिनाई, बुखार, गले में खराश या फिर खांसी आना, कमजोरी होना, नाक बहना, जी मचलाना मतलब वॉमिटिंग जैसा लगना, है ना, और फिर उल्टी होना, ठंड लगना, सिर दर्द, बुखार हो जाना, इस तरीके की जो फीलिंग्स होती है और गले में काफ़ी दर्द रहना, तो ये सारे डिप्थीरिया के लक्षण होते हैं। ओके बच्चों, फिर अब बात करते हैं हम खसरा। खसरा आप लोगों ने सुना होगा, खसरे को क्या कहते हैं, खसरा क्या है, खसरा जो होता है वो एक तरीके से कुछ चेचक की तरह ही होता है। इस तरीके से पूरी बॉडी पे चेचक के दाने थोड़े से बड़े होते हैं और खसरा के बहुत ही घने घने होते हैं और थोड़ी छोटी मात्रा में होते हैं। तो ये देखिए मेन क्या है, खसरा एक श्वसन प्रणाली जो हमारी सांस लेने की जो नली है उसमें एक वायरस के विशेष रूप से, कौन सा वायरस बच्चों, ये आपका दिया हुआ है, ये वायरस की वजह से ये जो दिया है, ये देखिए ये मोरबिलो वायरस के जीन्स जो होते हैं वो आपके पैरामिक्सोवायरस के संक्रमण से ये आपका होता है। इससे क्या होता है, इससे एकल अस्याय आपको नकारात्मक भावना वाले आरएनए वायरसों द्वारा घिरे होते हैं। इसके कुछ लक्षण क्या होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, बहती हुई नाक यानी कि नाक का बहना, लाल आंखें, एक सामान्यकृत आपका इस तरीके का होता है। और ये होता है खसरा का, देखिए पिक्चर, इस बच्चे को इस तरीके की काफ़ी घने तरीके से खसरा होता है। अब मेन अगर हम पढ़ें तो क्या होता है खसरा, विषाणु और उनका संवहन। इसके रोगाणु जो है नाक और मुंह के स्त्राव में रहते हैं, नाक और मुंह के यानी कि हमारे नाक की साइड में और मुंह के स्त्राव में, यानी कि हमारे जो अंदर जो स्त्राव जैसे पानी जैसा होता है उसके यहाँ पर होते हैं। रोगी के संपर्क में आने से ये संक्रमण में, यदि घर में ये रोग किसी बच्चे को हो जाए तो फिर सभी को हो सकता है। यदि गले और फेफड़ों में कुछ खराबी हो जाए तो खसरा जो है अत्यंत खतरनाक भी हो सकता है। इस रोग से शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा अशिक्षित व्यक्तियों की अधिक मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो रोगी का पृथकीकरण, जाने कि रोगी को किस तरह का, किसी को खसरा हो गया है तो हम उस रोगी को किस तरीके से अलग रखें। तो रोग की आकांक्षा मार्ग से ही रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। अगर मान लीजिए हमें डाउट है कि इसको खसरा है तो हमें ऐसा नहीं है कि जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे वो सबके साथ बैठ रहा है, उसको हमें अलग कर देना चाहिए जब तक कि उसका गला और जुकाम पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए। अब लक्षण क्या होते हैं इसके, खसरा के विषाणु के शरीर में पहुंचने के कुछ समय बाद, जैसे कि जब जीवाणु पहुंचा और उस कुछ समय के बाद व्यक्ति को जाड़े के साथ बुखार आता है, यानी कि ठंड देकर बुखार आता है और बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है। उसके बाद में उसकी आंखें कैसी हो जाती हैं, लाल आंखें हो जाती हैं, खांसने, छींकने आदि से अधिक तीव्र हो सकती है। इसके बाद शरीर पर सबसे पहले आपके कानों के पीछे दाने निकलने शुरू होते हैं। खसरे में सबसे पहले कहाँ शुरू होते हैं, कान के पीछे, यानी कि ये कान के पीछे जो है दाने निकलने शरीर होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और इस समय बुखार भी जो है काफ़ी तेज होता है और सामान्यतः 4 से
5 दिन में दाने जो है मुरझाने जाने की सूखने लग जाते हैं, ठीक है, और फिर कम होने लगते हैं। अब अगर किसी को खसरा हो जाता है तो उसको उपचार क्या करना चाहिए? यदि खसरा बिगड़े नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा ना हो और हालत ज़्यादा गंभीर ना हो, तो उसका उपचार क्या होना चाहिए? उपचार आपका इसके साथ ही निमोनिया होने का भी इसको भय होता है। अधिक गर्मी, अधिक ठंड होने से रोगी को बचना चाहिए। बचाव के कुछ उपाय, सबसे पहले खसरे वाले बच्चे को घर के अन्य व्यक्तियों से अलग और एक हवादार कमरे में रखना चाहिए। रोगी की नाक, मुंह से निकले स्त्राव को पुराने किंतु स्वच्छ कपड़े से पोंछें और उसको जला दें। रोगी के थूकने वाले बर्तन में निसंक्रामक पदार्थ द्वारा साफ करें। रोगी वाले बालक के खिलौने, वस्त्र, बर्तन किसी निसंक्रामक पदार्थ द्वारा साफ करें, ठीक है। और जब घर या नगर में ये बीमारी फैल रही हो तो सफाई से रहना, नाक व गले की सफाई करना, रोगी से दूर रहना, इस रोग से बचने के कुछ उपाय होते हैं, ठीक है। इसके बाद में खसरा के फैलने के कारण और ये रोग संक्रमण मैंने आपको भी बता ही दिया। अब देखिए ये कुछ चिकन बॉक्स की बात करते हैं हम लोग। चिकन बॉक्स मतलब छोटी माता और बड़ी माता, जिसके आप लोगों ने सुना होगा चेचक की बीमारी, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट क्या होता है? आपने लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स और चिकन बॉक्स, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है? इनमें डिफरेंट देखिए, इस पिक्चर्स में भी दिया हुआ है बच्चों, कि जैसे कि ये देखिए, ये आपका चिकन बॉक्स रेसेस है और ये आपके कुछ स्मॉल के हैं। तो इनमें दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा है। इनमें डिफरेंट ये है बच्चों कि इसमें जो है आपका स्मॉल बॉक्स में कुछ छोटे दाने होते हैं और वो कम मात्रा में थोड़े से होते हैं, लेकिन चिकन बॉक्स यानी कि चेचक में काफ़ी मात्रा में दाने होते हैं। देखिए ये देखिए, ये पिक्चर्स में आपके दिया भी है, बताया गया है कि स्मॉल बॉक्स में यानी कि होते पूरी बॉडी में है पर थोड़ी कम मात्रा में हो जाते हैं, और चिकन बॉक्स में जो है बड़े दाने होते हैं और ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है, अब संक्रामक रोग में आपको चेचक यानी कि बड़ी माता होती कैसे है? तो अशुद्ध वायु द्वारा संभावित रोगों में चेचक एक मुख्य रोग होता है। लोग इसे माता या फिर देवी मानकर झाड़ फूंक टोटके और इसकी चिकित्सा करते हैं, लेकिन ये कहना चाहिए कि उस समय चिकित्सा विज्ञान की बहुत अधिक उन्नति न होने के कारण इस रोग की रुकावट नहीं हो पाती थी पहले के टाइम पे, और हर वर्ष लाखों बालक बूढ़े काल का ग्रास बन जाया करते थे, क्योंकि चेचक जब होता है तो बच्चा काफ़ी वीक हो जाता है, उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये एक अत्यंत संक्रामक और भयंकर और घातक रोग है। इसके फैलने का प्रमुख कारण एक विशेष विषाणु यानी कि वायरस होता है, जो वायु द्वारा संक्रमित होता है, और इस वायरस को बरियोला वायरस कहते हैं। इसको आपको याद रखना है कि भाई इस वायरस को क्या कहते हैं? इस वायरस को बरियोला वायरस कहते हैं, और जो वायु द्वारा संक्रमित होता है, और इसमें जो है पुराने समय में इसे देवी का प्रकोप मानते थे, इसलिए इसे शीतला रोग भी कहा जाता है। अब इसको याद रखिएगा कि भाई शीतला रोग किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चेचक यानी कि बड़ी माता को कहा जाता है। और इसके संक्रामक रोग के प्रकट होने का सामान्यतः टाइम क्या होता है आपका? 11 दिन से 21 दिन तक का होता है। और इसके कुछ लक्षण होते हैं। लक्षण क्या है? इसमें तेज बुखार आता है, कभी कभी जी मिचलाता है, उल्टी भी होती है, और लाल आंखें होती हैं, मुंह आदि दाने आपके कैसे हो जाते हैं? लाल कलर के दाने निकलते हैं। अब इससे बचाव के उपाय क्या क्या होते हैं? यद्यपि चेचक का उपचार नहीं है, फिर भी इससे बचाव के उपाय किए जा सकते हैं। बचाव करने से संक्रामक प्रसार जो है रोका जा सकता है। अगर हम कहें कि चेचक के रोगी को बिल्कुल, जब इसको अगर किसी को चेचक रोग हो जाता है, बड़ी माता या छोटी माता, तो उसको अलग करना चाहिए, अन्य व्यक्तियों के संपर्क में उसको नहीं आने देना चाहिए। रोगी के दानों पर से उतरने वाली जो पपड़ियाँ अथवा खुंट होते हैं, उनको सावधानी पूर्वक एकत्रित करके आग में जला देने चाहिए। चेचक के रोगी के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तन, जाने की जो इन बर्तनों में वे खा रहा है या उनको यूज कर रहा है, उन बर्तनों को और उन वस्तुओं को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। चेचक के लक्षण दिखाई देने पर किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और उनके परामर्श के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। रोगी के मल मूत्र, थूक, उल्टी आदि को अलग रखना चाहिए। उन पर कोई भी तेज निसंक्रामक डालकर जमीन में गाड़ कर उसको जला देना चाहिए या फिर गाड़ देना चाहिए। रोगी की सेवा का कार्य वाले व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। फिर भी इस व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों के संपर्क से बचना चाहिए। चेचक के रोग से बचने के लिए परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को चेचक का टीका अवश्य लगवा देना चाहिए। इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हर व्यक्ति को समय पर चेचक का टीका लग जाए। तो बच्चों, ये थे आज कुछ इंपॉर्टेंट संक्रामक रोग जिनके उद्भव की आपको समाप्ति की मैंने अवधि बताई और किस तरीके से हम इनको बच सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको कुछ निसंक्रामक चीज़ें बताऊंगी जिनका यूज करके हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं उनको नोट करना है, इस चैप्टर को याद करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने हैं और उसको याद करने हैं।
ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।